इजराइल का दुश्मन ईरान है, पर रातों रात अब ये लग रहा है कि उनकी लड़ाई तुर्की से निश्चित है। इजराइल एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से उनका बच पाना मुश्किल है, और ये एक ऐसा बवंडर है जहां चाह के भी अमेरिका, जो कि उनका दोस्त है, वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं वाइज हेड्स और मैं हूं आपका साथ, आपका होस्ट आशीष शुक्ला। अभी तक हम इंग्लिश में वाइज हेड्स के शो आपके लिए लाते थे, पर आज से हम हिंदी में भी ये शो शुरू कर रहे हैं। हम इस हिंदी के शो में आपसे दुनिया में लगातार चल रही लड़ाइयों की बातें करेंगे। इन लड़ाइयों की पृष्ठभूमि, इन देशों के इतिहास, इन देशों की महत्वाकांक्षाओं को सरल और आसान शब्दों में बयान करने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये होगी कि अंतरराष्ट्रीय समीकरण और गुत्थियां आपके लिए सरल हो जाएं और आप वो खेल समझ सकें जो आपके अखबार आपको बताने में असमर्थ हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सीरिया से, जहां आप सभी को मालूम है कि बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट गया है। ये तख्ता पलट हयात तहरीर अल शम नाम के एक आतंकवादी ग्रुप ने किया है, जिसके तार पहले अल कायदा और आईसिस ग्रुप से जुड़े हुए थे। यह ग्रुप करीब करीब 30,000 बागियों का है। इसका संरक्षण तुर्की देती है। इनके सारे हथियार, इनके सारे फंड तुर्की से ही प्राप्त होते हैं। सीरिया के एलोपो प्रांत पहले से ही तुर्की के कंट्रोल में था, पर तुर्की को परेशानी अपनी सीमा पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स या एसडीएफ से है, जो कुर्दियों का है और जिसका संरक्षण अमेरिका करता है। इस एसडीएफ ने सीरिया का तेल और कृषि और उनसे होने वाली सारी आय अपने कब्जे में की हुई है। ये समय समय पर तुर्की के अंदर आतंकवादी हमले करते हैं। ये तुर्की की एर्डोगन सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास ये 2016 में भी कर चुके हैं। अब आप इस सीरिया के मैप को गौर से देखें। इसमें जो भाग आप पीले से देख पा रहे हैं वो एसडीएफ के नियंत्रण में है। उसके ऊपर तुर्की है और पीले भाग के बाईं तरफ एलोपो प्रांत आपको नजर आ जाएगा। अब हुआ ये कि सीरिया में 2011 में सिविल वॉर हुई। उस लड़ाई में रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद सरकार ने अपने को बचा लिया था, पर क्योंकि एलोपो तुर्की के पास था और तेल और कृषि पर एसडीएफ का नियंत्रण था, बशर अल असद सरकार एक तरह से भिखारी सी हो गई थी। उधर अमेरिका ने भी इतने ज्यादा सैंक्शंस उनके ऊपर लगा दिए थे कि सीरिया दाने दाने के लिए मोहताज थी। करीब करीब 80 लाख सीरिया के नागरिक देश छोड़ के भाग गए थे। तनख्वाह इतनी कम थी कि असद की सरकार के एक सिपाही को महीने में सिर्फ $60 यानी 560 रुपए ही मिलते थे। एक जनरल की तनख्वाह थी $40 यानी 3,500 रुपए। ऐसे में सीरिया में ये सब सिर्फ भ्रष्टाचार करके ही अपना काम चलाते थे। तो पैसा था नहीं। तुर्की और अमेरिका घर में घुस के बैठा हुआ था। अमेरिका का, हम आपको बता दें, एक मिलिट्री बेस भी सीरिया के अंदर है। उधर इतनी जाति और कबीले और अलग अलग तरह के धर्म को मानने वाले सीरिया में हैं कि हर कोई एक दूसरे से लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। ऐसे में असद सरकार का गिरना तय था। जब असद सरकार गिरी, उससे पहले तुर्की ने रूस और ईरान को अस्ताना समिट में यह बता दिया था कि असद सरकार गिरी ही समझिए। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने असद को मॉस्को बुलाया और उनसे कहा कि भाई, आप अपना बढ़िया बिस्तरा बांध लो, आपसे अब ये मामला संभलेगा नहीं, आपका खेल अब सीरिया में खत्म। इस समय आपके जहन में दो सवाल आके खड़े हुए होंगे। पहला ये कि 2015 में तो रूस और ईरान ने सीरिया में हस्तक्षेप किया था। रूस के लिए सीरिया का टर्टस पोर्ट उनके अफ्रीका के ऑपरेशन के लिए जरूरी है। ईरान के लिए सीरिया इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से वो हमस, हिजबुल्लाह और हौतीस को पैसे और हथियार पहुंचाते थे। फिर इस बार 9 साल के बाद रूस और ईरान ने ये सब क्यों नहीं किया जो उन्होंने 2015 में किया था। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो कि 2015 में जब तुर्की ने सीरिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, फिर 2024 में उनको क्या आन पड़ी थी कि वो सीरिया में घुसे। हम पहले आपको दूसरे सवाल के जवाब दे देते हैं। तुर्की 2015 में इसलिए दूर रहा था क्योंकि उस समय मैदान में रूस घुसा हुआ था। रूस से पंगा लेने की हिम्मत तुर्की में नहीं थी। फिर उस समय यह भी नहीं था कि एसडीएफ या कुर्दियों ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की हो। उससे बड़ा कारण यह था कि तुर्की की एर्डोगन हमेशा से ये कहते आए हैं कि जेरूसलम हमारा है, यानी वो जेरूसलम जो इस समय इजराइल के पास है वो तुर्की का है। सीरिया को पा लिया तो ये रास्ता आसान हो जाता है।
हम आपको ये बात समझा दें कि आज का तुर्की पुराने जमाने का ऑटोमन साम्राज्य है। वो भी तुर्की के ही लोग थे। एर्दोगन चाह तो ये रहे थे कि ऑटोमन साम्राज्य की बत्ती जला के वो ना केवल देशवासियों के में जुनून ला सके, बल्कि सेंट्रल एशिया में जो कुछ भी लोग हैं जो असल में तुर्की ही हैं, उनको अपनी तरफ झुका सके। आखिर सभी को यह मानना है कि सेंट्रल एशिया कल का सबसे महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण भाग होने वाला है। ये रूस, चाइना और मिडिल ईस्ट के बीच में पड़ता है और इन सभी ताकतों के लिए जरूरी है। यह समय है जब तुर्की को अपने पैर पसारने शुरू कर देने चाहिए। असाद के पास पैसा था नहीं, सीरिया बुरी तरह से बटा हुआ था। इस समय रूस और ईरान को समझा लिया, ये एर्दोगन ने सोचा, तो रास्ता एक तरह से साफ हो जाएगा। इसमें आगे जाकर उन्होंने रूस और ईरान से कहा कि आपको फायदा ही होगा। इसलिए अस्ताना सबमिट हुई। इसमें रूस और ईरान को रजामंदी उनसे ले ली गई और असाद को मॉस्को बुला के बाद में पुतिन ने कह दिया कि भाई अब दमस्कस से खिसक लो। अब आपके उस पहले सवाल का हम जवाब दे दें कि आखिर रूस और ईरान ने क्यों तुर्की की बात मानी, क्यों सीरिया एकदम से उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्या उन्होंने सीरिया से मुंह मोड़ लिया? रूस ने 2015 में सीरिया के सिविल वॉर में इसलिए हस्तक्षेप किया था क्योंकि उस समय आईसिस अपने पीक पर था। ये आतंकवादी ग्रुप का ख्वाब था कि वो एक इस्लामी कैलिफेट साम्राज्य विश्व में स्थापित करे। वो पूरे मिडिल ईस्ट में जल्दी से जल्दी सिक्का अपना जमा लेना चाहते थे। फिर ये लोग रूस में भी उपद्रवी ताकतों को भेज सकते थे। इसलिए 2015 में रूस ने सीरिया में घुसकर इनका दमन कर दिया था। याद रखिए कि सीरिया की सिविल वॉर 2011 में शुरू हुई थी। रूस ने सिर्फ 2015 में हस्तक्षेप किया था, यानी 4 साल के बाद, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने आईसिस को खत्म करना था। असाद कोई पुतिन का दामाद नहीं लगा था कि हर बार वो उसको बचाते। तर्तिश पोर्ट का भी कोई खास महत्व अब रूस के लिए नहीं है। अब वो वही अफ्रीका के ऑपरेशंस सूडान से कर सकते हैं। फिर मुंबई तक जो नया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर खुला है, वो भी इस काम के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण कारण ये है, जो बाद में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, पर इस समय ये विषय से भटकना होगा। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान का काफी पैसा गिरती हुई असद सरकार पे खर्च हो रहा था। असद सरकार को एक तरह से फ्री तेल ईरान की तरफ से मिल रहा था। फिर ईरानी लड़ाई के दस्ते भी असद सरकार को बचाने में लगे हुए थे। सीरिया ज्यादा से ज्यादा ईरान के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां से हिजबुल्लाह वगैरह को सप्लाई होती थी। पर आपको क्या लगता है कि जब अस्ताना में तुर्की, ईरान और रूस एक साथ बैठे होंगे तो इस विषय पर बात नहीं हुई होगी? ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जरिया चाहा होगा, वो तुर्की ने स्वीकारा नहीं होगा। यही वो वजह है कि तुर्की के प्रस्ताव पर ना रूस और ना ईरान को कोई आपत्ति थी। ये तो रही पृष्ठभूमि। अब मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। देखते ही देखते एचटीएस ने पूरे सीरिया हथिया लिया, सिवाय सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में जहां एसडीएफ के कुर्दियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। इजराइल के कान तुरंत खड़े हो गए और वो ये एक और जिहादी दल अब उनके सीमा पर आ गया था, जिससे वो चिंतित हो गए। जैसे ही एचडीएस सरकार दमिश्क में घुसी, इजराइल ने गोलन हाइट्स से उतरकर दक्षिण सीरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हवा में इतने गोले बरसाए कि जो कुछ भी सीरिया के पास हथियार, जहाज, मिसाइल्स वगैरह थे, वो सब तबाह हो गए। इजराइल को लगा कि जिहादियों के हाथ में अगर ये गए तो एक और मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। उधर तुर्की को भी ये सब देख रहा था। वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाह रहा था। उसका लक्ष्य था कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया से कुर्दियों के एसडीएफ को ठिकाने लगाया जाए। उसको मालूम था कि अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा 900 सैनिक सीरिया में हैं। अगर वो इराक से कुछ सैनिक ले भी आएंगे तो कितने हो जाएंगे? वो इस समय एसडीएफ को बचा नहीं पाएगा, यानी अमेरिका एसडीएफ को बचा नहीं पाएगा। एर्दोगन को यह भी मालूम था कि 2016 का जो तख्ता पलटने की कोशिश हुई थी, वो अमेरिका की ही साजिश थी। दोनों भले ही नाटो में हैं, पर टर्की का रुझान अब ब्रिक्स की तरफ है। रूस से उनके संबंध काफी प्रगाढ़ हैं। रूस से उन्हें काफी फायदा होता है। तुर्की जहां सीरिया और सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में रूस का तेल बढ़ता है, तुर्की से ही बढ़ता है। तुर्की में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रूस की वजह से है। रूस के नागरिक बड़ी संख्या में तुर्की में पर्यटन के लिए जाते हैं। इसलिए इजराइल को जो करना था उसने दक्षिण सीरिया में किया, तबाही की, जमीन भी हथियाई। पर एक बार तुर्की एसडीएफ से जब निपट लेगी तो उसकी टक्कर इजराइल से निश्चित लगती है। एर्दोगन ये नहीं हो सकता है कि वो एचडीएस को
गिरने दें या सीरिया एकजुट ना होने दें। वो सीरिया को एकजुट चाहते हैं, सीरिया के विभाजन के लिए वो तैयार नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि सीरिया का एक भाग इजराइल का हो और दूसरा भाग तुर्की का। आखिर एचटीएस है तो तुर्की का ही प्यादा, करेगा तो वो वही जो उसका मालिक उससे कहेगा। कई लोगों का यह मानना है कि एचडीएस हाल फिलहाल में इजराइल और अमेरिका का ही पत्ता होना जा रहा है। आखिर एचटीएस के लीडर जोलानी के ऊपर जो $10 मिलियन का इनाम अमेरिका ने पहले रखा था, अब उन्होंने वो हटा लिया है। जोलानी भी ऐसी बातें करते हैं जैसे ईरान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। पर अगर अमेरिका, इजराइल और एचडीएस एक होते तो पहले दिन से इजराइल उनको गिराने की कोशिश नहीं करता, सारे उनके हथियारों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता, दक्षिण सीरिया को काबू करने की कोशिश नहीं करता, जिससे एचटीएस का ही नाम खराब होगा। सच्चाई यह है कि इजराइल एचटीएस को नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो तुर्की होने नहीं देगा। एचटीएस नाम के पत्ते पर ही तुर्की ने अपनी बाजी बिछाई हुई है और अगर इजराइल इस बाजी को खराब करने की कोशिश करेगा तो इजराइल से निपटना ही तुर्की को पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल और तुर्की का टकराव कब होगा, और अगर होगा तो इजराइल इस टकराव में भारी पड़ेगा। यह टकराव अगर जल्दी हुआ तो मेरा मानना है, जो कि मुझे लगता है जल्दी होगा, इसमें तुर्की इजराइल पे भारी पड़ेगा। जहां तक इजराइल इन दोनों देशों की मिलिट्री ताकतों का सवाल है, पहले आंकड़े आप इनके देख लें जो इनकी कहानी बयां करते हैं। आप इन दोनों देशों की इस फोटो में, इस इमेज में आप इन दोनों का आकलन लगाएं कि इनमें क्या क्या शक्तियां हैं। इजराइल की संख्या, उनकी जनसंख्या करीब करीब 90 लाख है। तुर्की की करीब करीब 9.5 करोड़ लोग हैं उनके पास। इजराइल में ज्यादा से ज्यादा 37 लाख लोग सैनिक बन सकते हैं, सेना में भेजे जा सकते हैं। तुर्की के पास यही संख्या 4 करोड़ 20 लाख सैनिकों की है। जहां तक एयर पावर का सवाल है, इजराइल यकीनन तुर्की पे भारी पड़ता है, पर उसके अलावा लैंड पावर हो, नेवल पावर हो, रिसोर्सेज हो, पैसे की बात हो, लॉजिस्टिक्स हो, हर किसी मामले में तुर्की इजराइल पर 20 पड़ता है। तुर्की के सामने इजराइल तिनके सा है। अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो वो हथियार इजराइल के पास भी हैं और तुर्की के पास भी हैं। ऐसे में इजराइल और तुर्की की टक्कर में सिर्फ अमेरिका इजराइल को बचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इजराइल के लिए तुर्की का खतरा खड़ा होता है तो क्या अमेरिका अपने सैनिकों को मैदान में उतारेगा, जो फिलहाल संभव नहीं लगता है। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि उनके सैनिक किसी विदेशी धरती में जाकर लड़ें और अपनी जान गंवाएं। इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। और अगर तुर्की पर इजराइल आक्रमण करता है तो नेटो के सदस्य होने की वजह से सभी नेटो देशों को तुर्की के पक्ष में आ खड़ा होना पड़ेगा। अभी सच्चाई यह है कि इजराइल चाहता है कि एचटीएस आगे जाकर उनके लिए मुसीबत ना बने, और जहां तक तुर्की का सवाल है वो एचटीएस का सिक्का गंवाना नहीं चाहती है। अब एक और चीज मैं आपका आकर्षित कराना चाहता हूं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुर्की और इजराइल के बीच में समझौता हो जाए, यानी असद भी गया, सीरिया भी गया, और जो तुर्की ने प्यादा खेला था वो भी गया। ईरान का, हिजबुल्लाह का जो उनको सप्लाई होती है वो रूट भी गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलके एक और नया आइसिस खड़ा कर दिया, एक नया आइसिस खड़ा कर दिया। तो रूस क्या करेगा? क्या अमेरिका और इजराइल से मिलके वो ईरान को गंवा देगा, ईरान को शिकार बन जाने देगा? और ईरान रूस के लिए क्या जीने मरने का सवाल नहीं है? ईरान से ही वो पूरी एशिया और अफ्रीका में व्यापार कर सकता है। ईरान है तो सेंट्रल एशिया भी हाथ से नहीं जाएगा। चाइना, रूस और ईरान मिलके एक नए विश्व की संरचना करना चाहते हैं। ब्रिक्स इनका प्लेटफॉर्म है। वो एक तरह से पूरे विश्व को अमेरिका के चंगुल से निकालने का ख्वाब रखते हैं। तो अगर तुर्की और इजराइल मिल जाएं तो बाजी अमेरिका ले गया ना। क्या इस स्थिति के लिए रूस तैयार है? मिडिल ईस्ट अगर अमेरिका और इजराइल के हाथ में आ गया तो चाइना और ईरान और रूस तीनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। रूस क्या इस स्थिति से निपट पाएगा? लेकिन आप इस बात का विश्वास मानिए कि रूस और ईरान और चाइना की निगाह इन पे जमी हुई है और वो स्थिति आएगी उससे पहले ही उनका हस्तक्षेप होगा, और ये होगा नहीं। और वैसे भी तुर्की और इजराइल का समझौता होना एक तरह से नामुमकिन है। जिस तरह से उन्होंने अपने पत्ते खेले हैं, ये मानना कि पीछे से कोई डील हो जाए और ये बात को दबा दें, ये होगा नहीं। क्योंकि
एर्दोगन बहुत नजदीक हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, और यहां से पीछे हटे तो उनकी घर में भी थू-थू होगी और विश्व में भी कोई उनकी बात को मानेगा नहीं, कोई भी उन पे विश्वास नहीं करेगा। इस सवाल का जवाब कि रूस क्या करेगा, ये थोड़ा दिलचस्प है। रूस ने अभी तक क्या कुछ नहीं किया, ये भी एक बहुत ही एक रोचक बात है। ये एक किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं है। इसको जान के आपको लगेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्यास की तरह हर मसले के पीछे एक से एक दरें होती हैं, एक से एक उनकी परतें होती हैं। पर आज का शो काफी लंबा हो गया है। इस दूसरे गुत्थी का पोल मैं आशीष शुक्ला आपके सामने जल्द ही रखूंगा। दूसरे शो में इस बात का खुलासा करूंगा। तब तक आप इस शो को देखते रहिए। हिंदी में जो हमने प्रयास शुरू हुआ है उसे आप अपने सब्सक्राइब करके उसका हमारा उत्साहवर्धन करें। और फिलहाल मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं, आपसे यही उम्मीद रखता हूं, इसको बढ़ावा दें, हमें सफल होने का मौका दें, और हम आपके लिए नई नई जानकारियां, नई नए दृष्टिकोण आपके सामने लेके आएंगे जो आपको आपके अखबारों में नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए। हम जल्दी ही इसके दूसरे संस्करण के साथ, इसके दूसरे पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे।